बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 9, जिसका नाम है डिफ्लेक्शन एनर्जी मेथड। इस बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगी थ्योरी, और इन स्लाइड्स के अंदर भी है जो आपके पास अवेलेबल होंगी। लेकिन थ्योरी हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करवाऊँगा ज़्यादा। थ्योरी का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, और जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वो हम तब लेंगे जब यूनिवर्सिटी दोबारा ओपन होंगी और आपके पेपर से पहले रिवीजन का थोड़ा सा टाइम होगा, और मतलब जब हमारा लाइव इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे हम डिटेल में इसकी थ्योरी भी देखेंगे और जो डेरिवेशन इसके साथ होनी है वो भी देखेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस मेथड का, सबसे पहले तो इसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। जो डिफ्लेक्शन एनर्जी मेथड है दैट इज़ यूज्ड किस काम के लिए? एक, अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लोड लगा हुआ, एफ लोड लगा है ऐसे स्ट्रक्चर पे जिसकी पहले लेंथ थी एल, तो लोड लगने के बाद उसकी लेंथ में चेंज आया डेल्टा। तो वो डेल्टा कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें इस मेथड से करना आएगा। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई फोर्स लगाई जाती है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये इसका मतलब है कि वर्क होगा। वर्क की डेफिनेशन भी यही है जो यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र भी आ रही है कि वर्क क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए उसी डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ द वर्क डन। तो यहाँ पे उसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और एनर्जी मेथड जब यूज़ करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली जो चीज़ आपके जहनों में होनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को यूज़ करेंगे। वर्चुअल वर्क क्या है कि जब भी किसी भी स्ट्रक्चर पे, जैसे वो बिल्कुल एक रैंडम सा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कोई लोड लगाया जाए, एक्सटर्नल वर्क किया जाए, यानी लोड लगाने का मतलब है एक्सटर्नल वर्क होगा, तो उसके जवाब में जो भी स्ट्रक्चर होगा वो इंटरनली वर्क करेगा। और जितना वर्क बाहर के लोड्स करेंगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से जो वर्क होगा, जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जो अंदर का के लोड्स हैं, वो भी उसके बराबर ही वर्क करेंगे, और ऑल इन ऑल जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा फिर। और इसी को यहाँ पे इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि वर्क ऑफ एक्सटर्नल लोड्स, कि जैसे किसी भी स्ट्रक्चर पे, चाहे वो बीम है, ट्रस है, या वो कोई और कॉलम है, तो उसके ऊपर जब भी एक्सटर्नली कोई वर्क होगा, यानी एक्सटर्नल लोड्स की वजह से कोई वर्क किया जाएगा, तो जो इंटरनल लोड्स हैं, जो स्ट्रेसेस उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, वो भी उतना ही वर्क करेंगे। तो उस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए वर्चुअल वर्क को यूज़ किया गया। वर्चुअल वर्क क्या होगा कि एक लोड, जिस तरह हमने पीछे देखा था इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में, कि हम एक यूनिट लोड लगा देते थे, और उस यूनिट लोड का जो इफ़ेक्ट होता था स्ट्रक्चर के ऊपर, हम कहते थे कि वो इन्फ्लुएंस लाइन बन गई। जैसे जैसे यूनिट लोड मूव करता जाएगा, इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो बनती जाएगी। तो यहाँ पे भी तकरीबन उसी तरह ही करेंगे। और वहाँ पे क्या करते थे कि जो एक्चुअल लोड जब लगता था तो फिर हम उसके ऑर्डिनेट से, यानी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, और हम कहते थे कि एक्चुअल इतना इन्फ्लुएंस होगा। तो यहाँ पे भी तकरीबन उसी तरह ही है कि हम एक यूनिट लोड लगाते हैं। तो यूनिट लोड जो है वो आप ट्रस्ट की एग्जांपल ले लें, किसी एक मेंबर में यूनिट लोड जो है वो कोई ना कोई फोर्स डेवलप करेगा, और दूसरी तरफ जो रियल लोड लग रहे होंगे वो अपना काम जो है वो करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन बेसिकली यही है कि वर्चुअल लोड जो है वो जितना काम करेगा उसी की प्रोपोर्शन से रियल वर्क भी अपना काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डेल्टा है और यहाँ पे आपको जो चेंज इन लेंथ नज़र आ रही है, वो एक तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ डिटेल में हमें वर्क करना पड़ेगा, जो यहाँ वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने उसको अभी स्किप किया। अभी हम इसके बेसिक प्रिंसिपल को याद रखेंगे। वो ये है कि जितना लोड, जितना बाहर के लोड वर्क करवाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर को, उतना ही उसकी वजह से डेवलप होने वाले अंदर के लोड जो हैं वो काम करेंगे।
तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी। अगर ट्रस के लिए ये इक्वेशन देखें, यानी एक ट्रस है तो उसके ऊपर जब लोडिंग लगाई जाएगी और साथ ही साथ अगर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो हम वर्चुअल लोड भी लगा रहे हैं। तो जो ऊपर इक्वेशन थी कि 1 इंटू डेल्टा इज़ इक्वल टू जो भी लोड जो है वो वर्क कर रहा है समेशन यू इंटू डी एल। तो उस इक्वेशन को ट्रस के लिए क्या कर देंगे कि 1 इंटू डेल्टा समेशन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू एल ओवर ए। तो यहाँ पे ये जो सारे हैं उसका क्या क्या मतलब है। 1 बेसिकली एक्सटर्नल वर्चुअल यूनिट लोड है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक्सटर्नल वर्चुअल यूनिट लोड एक्टिंग ऑन द ट्रस जॉइंट इन द स्टेटेड डायरेक्शन ऑफ डेल्टा। यानी अगर यहाँ पे डेल्टा लगाया गया है तो यूनिट लोड भी यहाँ पे लगाया जाएगा। डेल्टा जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में यूनिट लोड वर्चुअल लोड लगाया जाएगा। तो वहाँ हम आगे एग्जांपल करेंगे तो तब भी आपको पता चलेगा। लेकिन बेसिकली इन द स्टेटेड डायरेक्शन ऑफ डेल्टा का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी हम यूनिट लोड भी उसी डायरेक्शन में लगाएंगे, तो हम कहेंगे कि वर्क जो है वो हो रहा है। स्मॉल एन क्या है कि जो यूनिट लोड आपने लगाया, वर्चुअल यूनिट लोड जो एक्सटर्नली लगाया गया है, उसकी वजह से ट्रस मेंबर्स के अंदर क्या क्या फोर्सेस डेवलप हुई हैं वो स्मॉल एन कहलाएंगी। जैसे हमने जब ट्रसेस को सॉल्व किया था तो हमने एक्सियल फोर्सेस निकाली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ए है और ये बी है तो फोर्स इन ए बी जो है वो हमने कोई ना कोई कैलकुलेट की थी अगर, तो यूनिट लोड की वजह से जब वो कहेंगे तो हम कहेंगे स्मॉल एन ए बी। यानी यूनिट लोड लगा हुआ है कहीं पे तो उसकी वजह से जो ए बी में फोर्स डेवलप हो रही है दैट इज़ स्मॉल एन ए बी। या इंटरनल वर्चुअल नॉर्मल फोर्स इन अ ट्रस मेंबर कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल वर्चुअल यूनिट लोड। डेल्टा क्या है, एक्सटर्नल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द रियल लोड ऑन द ट्रस। के जो असल में लोड लग रहे हैं P1 और P2 जो असल लोड्स हैं उनके लगने की वजह से किसी भी जॉइंट पे, जैसे यहाँ पे B है तो कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से आपको ये डेल्टा नज़र आ रहा है। जो असल लोड्स लगे हुए हैं उनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पे, अगर यहाँ पे स्टडी करेंगे तो वो यहाँ तक होगी जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, और अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो डॉटेड लाइन से ऊपर तक। तो जो जहाँ पे भी आपने डेल्टा स्टडी करना है, यहाँ पे डेल्टा बी अगर आप देख रहे हैं तो वो रियल लोड्स की वजह से होने वाली डिस्प्लेसमेंट को कहा जाएगा। कैपिटल एन जो रियल लोड लगे हुए हैं उनकी वजह से ट्रस मेंबर्स के अंदर क्या क्या फोर्सेस डेवलप हो रही हैं। यानी इसका मतलब है कि जब हमने स्मॉल एन निकालना है तो हमने बाकी सारे लोड जो हैं वो हटा देने हैं, और जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पे अगर आपने बी पे फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम एक यूनिट लोड लगा देंगे वर्चुअल यूनिट लोड लग जाएगा, और फिर हम रिएक्शन निकालेंगे और सारी फोर्सेस निकालेंगे हर मेंबर के अंदर, उनको हम कहेंगे स्मॉल एन। हर मेंबर के लिए स्मॉल एन उस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। कैपिटल एन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपने यूनिट लोड हटा देना है और सिर्फ जिस तरह आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है विद एक्सटर्नल लोड्स P1 P2 या जितने भी और लोड्स होंगे, उसके बाद आपने रिएक्शन फाइंड आउट करनी है और सारी फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, तो उन फोर्सेस को हम कैपिटल एन कहेंगे जो कि होगा नॉर्मल इंटरनल फोर्स इन अ ट्रस मेंबर। और हर मेंबर की जो लेंथ होगी दैट इज़ कैपिटल एल, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट इज़ ए, और ई है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये फार्मूला आपने याद रखना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस, यानी टेम्परेचर जो है वो बेसिकली एक्सटर्नली लोड अप्लाई कर रहा होगा, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इंटरनल चेंजेस आएंगी स्ट्रेस के अंदर ऑफ द स्ट्रक्चर, उसकी वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है वो आपने अगर कैलकुलेट करनी है तो वो इस फार्मूले से की जाएगी, और यहाँ पे ये उसी के सारे जो डिस्क्रिप्शन है हर सिंबल की वो लिखी हुई है। तो इसको भी आप देखेंगे, एक प्रॉब्लम हम इसकी भी करेंगे। और इसी तरह जो भी फैब्रिकेशन एरर्स हैं और कैम्बर है इसके अंदर भी बाकी सारा कुछ तकरीबन वही है, सिर्फ डेल्टा एल आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। डेल्टा एल बेसिकली
कि जो भी फैब्रिकेशन एरर का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में फैब्रिकेट करते हुए जो भी कोई एरर प्रोड्यूस हुआ, तो यानी जो असल लेंथ चाहिए थी उससे कितना फ़र्क है वो डेल्टा एल होगा। इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ट्रस्ट शोन इज़ इक्वल टू 400 मिलीमीटर स्क्वायर and E is equal to 200 gigapascal modulus of elasticity. Determine the vertical displacement of joint C if a 4 kilonewton force is applied to the truss at C. Joint C के अंदर vertical displacement कितनी प्रोड्यूस होगी ये आपने फाइंड आउट करना है। अब हमें नहीं पता कि वो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है या ऊपर की तरफ हो रही है। आपने किसी भी एक डायरेक्शन में उसको अज्यूम करना है और उस डायरेक्शन में आप यूनिट लोड लगाएंगे। यूनिट लोड नॉर्मली हम फिर नीचे ही लगाएंगे और हम अज्यूम करेंगे कि डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरह नीचे हो रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि सारे जो एक्सटर्नल लोड्स हैं वो हटा देंगे, जैसे 4 किलोन्यूटन हटा देंगे और यूनिट लोड लगा देंगे 1। उसको हम सॉल्व करेंगे और हर मेंबर के अंदर फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे जो कि उस मेंबर के लिए स्मॉल n होगी। फिर हम यूनिट लोड हटा देंगे और एक्चुअल जो है 4 किलो न्यूटन जो लग रहा है उसको यूज़ करते हुए सारे मेंबर्स के अंदर फोर्सेस निकालेंगे और उनको हम कहेंगे कैपिटल N फॉर ईच मेंबर, और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे और जो भी डेल्टा का आंसर आएगा दैट विल बी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट C। अगर उसने किसी और पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहा होता तो हम किसी और पॉइंट पे वर्टिकल यूनिट लोड लगाते। अगर उसने किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का कहा होता तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिट लोड लगाते। जैसे अगर उसने सी पे ही कहा होता कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें तो हम इस तरह यूनिट लोड लगाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो यूनिट लोड जो है वो इस तरह लगाया गया, उसकी बेस पे रिएक्शन निकाला गया और ये फोर्सेस जो हैं वो निकाली गई जिस तरह एक ट्रस को सॉल्व करके निकाली जाती हैं। और उसने यहाँ पे लिख भी दिया है कि वर्चुअल फोर्सेस स्मॉल n जो है वो कैलकुलेट की गई हैं। तो आप भी इसी तरह ये सारी कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद रियल लोड लगाएंगे। वो लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, उसकी बेस पे रिएक्शन निकले और सारी फोर्सेस कैलकुलेट हो गई और यहाँ पे लिखा हुआ है रियल फोर्सेस कैपिटल N। उसके बाद एक टेबल बना के ईजी कर सकते हैं आप काम को कि 3 मेंबर्स थे, मेंबर्स के नाम लिखे, उनके अंदर कैलकुलेट होने वाली स्मॉल n को आपने लिख दिया, फिर कैपिटल N को लिख दिया और फिर उनकी लेंथ्स लिख दी। उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो आपके पास एक वैल्यू आ गई जो कि होगी समेशन स्मॉल n इंटू कैपिटल N इंटू L। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर आप वो वैल्यू पुट कर देंगे समेशन स्मॉल n इंटू कैपिटल N इंटू L। ये वैल्यू आ गई, फिर a और e की वैल्यू पुट कर देंगे इन द कंसिस्टेंट यूनिट्स, यानी ऊपर अगर मिलीमीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे आपने उसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। गीगा पास्कल था तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किया, क्योंकि आपकी जो ऊपर का न्यूमरेटर है दैट इज़ इन किलो न्यूटन। तो आपके यूनिट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हो गए तो आपका आंसर मीटर्स में निकल आएगा। उसको आप कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर्स में बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000। तो इस तरह आपकी जो डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट C, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट C, वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है कि जो उसने पूछा है, जैसे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट C पूछा है, तो आपने सारे लोड्स हटा के उस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल यूनिट लोड लगाना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछी गई होती तो उस पॉइंट के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल यूनिट वर्चुअल यूनिट लोड लगाना था और फिर आपने सारे फोर्सेस जो हैं वो कैलकुलेट करनी है हर मेंबर के अंदर, उसको हम स्मॉल n कहेंगे। उसके बाद आपने वर्चुअल यूनिट लोड हटा देना है और जो एक्चुअल रियल लोड थे उन वो लगाने के बाद आपने सॉल्व करना है और जो फोर्सेस आएंगे उनको हम कैपिटल N कहेंगे। L की वैल्यूज़ आपने लिख दी और सॉल्व किया इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर ये माइनस में आता तो इसका मतलब है कि जो आपने वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को एज्यूम किया था वो गलत थी, आपने उसका डायरेक्शन चेंज करनी। इसके बाद है एग्जांपल 2, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ यहाँ पे यूनिट्स का फ़र्क है।
डिटर्मिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट सी ये है, तो यहाँ पे हम बाकी लोड हटा के यूनिट लोड लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे यही काम हुआ हुआ है। यूनिट लोड लगा हुआ 1 किलो न्यूटन, सारी फोर्सेस निकल आई, और फिर आपने रियल लोड लगाया जो कि 4 किलो न्यूटन यहाँ पे भी था, यानी यहाँ पे भी 4 था और यहाँ पे भी 4, तो उसको लगा के आपने कैपिटल N की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट की। वो क्या करने के बाद इस टेबल के अंदर वैल्यूज़ पुट की, उनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इनका समेशन लिया और उसी तरह फॉर्मूले में पुट करने के बाद ए और ई की वैल्यू कंसिस्टेंट यूनिट्स में पुट की हैं। ये आपने यहाँ पे देखना है खुद ही सॉल्व करके, और देखना है कि आपका आंसर जो है वो 0.204 इंचेस आना चाहिए। एग्ज़ाम्पल 3 भी इसी तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी उसका इफ़ेक्ट भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसको आप करेंगे। उसके बाद है बीम, आपने ऊपर ट्रस के लिए देखा है, अब आ गया बीम के लिए। बीम के लिए बेसिकली फार्मूला उसी तरह का ही है, सिर्फ आपने वहाँ पे एक्सियल फोर्सेस स्मॉल n और कैपिटल N यूज़ करते थे, यानी कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे आपने मोमेंट्स यूज़ करनी है, स्मॉल m और कैपिटल M। जो स्मॉल m है वो मोमेंट है, इंटरनल वर्चुअल मोमेंट इन अ बीम कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल वर्चुअल यूनिट लोड, और जो कैपिटल M है वो इंटरनल मोमेंट इन अ बीम कॉज्ड बाय द रियल लोड। यानी इसका मतलब है कि आपने अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो आपने जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है वहाँ पे यूनिट लोड लगाना है, और उस यूनिट लोड की वजह से पैदा होने वाली मोमेंट फाइंड आउट करनी है। उस मोमेंट को आप स्मॉल m कहेंगे। फिर आपने यूनिट लोड हटा देना है और जो रियल लोड्स हैं वो लगाने हैं, और फिर आपने मोमेंट फाइंड आउट करनी है और उस मोमेंट को आप कहेंगे कैपिटल M। बाकी फार्मूले में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि EI आ गया AE की जगह, और L जो है वो यहाँ पे फार्मूले में सिर्फ लिमिट्स में यूज़ होगा, यानी जिस लेंथ तक आप लिमिट लगाएंगे वो आपने यहाँ पे डालनी होगी और उसके मुताबिक ही इंटीग्रेशन करेंगे। इस फार्मूले में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर ज़ीरो से लेके जितना भी आपका बीम की लेंथ है वहाँ तक करेंगे तो आपकी सारी मोमेंट जो है वो इंटीग्रेट होके आ जाएगी। तो अगला जो एग्ज़ाम्पल है उसको जब आप देखेंगे, डिटर्मिन द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी ऑफ अ स्टील बीम, E इज़ इक्वल टू 200 गीगापास्कल, I इज़ इक्वल टू 500 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर एज पर 4। तो बी पॉइंट पे उसने कहा है कि आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, ये है बी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप यूनिट लोड लगाएंगे बाकी लोड हटा के, और फिर आप मोमेंट जो है वो उसको फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक फाइंड आउट करने के लिए आप बेसिकली एक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन बना सकते हैं। इसी तरह फिर आप जब यूनिट लोड हटा के रियल लोड लगाएंगे उसको यूज़ करते हुए भी एक इक्वेशन बन जाएगी, और आप दोनों इक्वेशंस को फार्मूले में यूज़ करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस साइड पे जो है वो रियल लोड के साथ काम किया गया है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। एक्स तक जो है वो सेक्शन काटा, तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि मोमेंट जो है वो अगर इस तरह ली गई है और शेयर ऊपर को, तो जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी कि आपका जो भी लोड है यहाँ पे चूँकि यूडीएल है तो उसको सेंटर में रिजल्टेंट ले लिया एक तरह से 12x, या अगर आप पूरा करना चाहें तो इस जगह पे 12 किलो न्यूटन पर मीटर है मल्टीप्लाइड बाई दी एक्स, ये आपका लोड हो गया। लग कहाँ पे रहा होता है? सेंटर पे। तो आपका जो भी डिस्टेंस है वो x/2 बन जाएगा। तो m इस डायरेक्शन में है, आपका जो 12x की वजह से लोड है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो m प्लस 12x इंटू x/2 यानी 6x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 6x स्क्वेयर। जब आप लिख के करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। दूसरी तरफ ये तो हो गया आपका रियल लोड की वजह से कैपिटल M।
तो स्मॉल लोड की वजह से स्मॉल एम कैलकुलेट करने के लिए आपने वर्चुअल लोड लगाया 1 किलो न्यूटन एट पॉइंट बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी थी पॉइंट बी के ऊपर। उसी तरह सेक्शन बनाएंगे, एम इस तरह है अगर, तो क्या होगा, स्मॉल एम प्लस इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में घुमा रहा है 1 इंटू एक्स, स्मॉल एम प्लस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो या स्मॉल एम इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप जब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम ओवर ई आई, स्मॉल एम की वैल्यू डाली माइनस एक्स, ये है माइनस 6x स्क्वायर ओवर ई आई, और लिमिट्स आपकी होंगी ऑन द होल बीम 0 to 10। 0 to 10 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 6x रेज़ पर 4 ओवर 4 ई आई, और उसके बाद आपने जो वैल्यू पुट की 10 को पुट करना है, और ऑब्वियसली -6 जब आप करेंगे तो ज़ीरो पुट करेंगे, वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर्स। तो यानी तरीका तकरीबन वही है, सिर्फ यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि आपने मोमेंट्स फाइंड आउट करनी है, ट्रस के अंदर आप एक्सियल फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे। ये दूसरा सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है कि आपने इंटीग्रेशन का तरीका यूज़ नहीं किया, आपने वैसे ही मोमेंट जो है वो निकाल ली यूजिंग द बेंडिंग मोमेंट। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो पहला तरीका है वही इजी है। अब ये है यहाँ पे रोटेशन का फॉर्मूला ऊपर था, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं है, और वो इसीलिए नहीं दिखाया कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ऊपर तक जो भी अभी हमने स्टडी किया, उसकी जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, 3-4 एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि आंसर जो एंड पे निकल रहे हैं वो सही निकल रहे हैं या नहीं। तो अगर वो नहीं निकल रहे होंगे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, और अगर आपको वो गलतियाँ समझ नहीं आती तो फिर आप ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे।